गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 23rd मीटिंग लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने ये इम्पोर्टेंट मीटिंग है क्योंकि उसमें ब्रेन और माइंड में क्या अंतर है वो बताया गया है। नॉर्मल कोर्स में जब हम माइंड शब्द का यूज़ करते हैं तो एक्चुअली जो ब्रेन है उसके लिए हम माइंड शब्द का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई मेरा मन भटक रहा है, मेरा मन ठीक नहीं है, तो वो मन नहीं है, हकीकत में वो जो है वो हमारा ब्रेन है। मन भटक ही नहीं सकता कभी भी, मन कभी भी बेचैन नहीं हो सकता, क्योंकि जो ब्रेन के अंदर मेमोरी पड़ी है वो जो है उसका ये सब फंक्शंस है। फिर भटकना मतलब क्या कि भाई पास्ट और फ्यूचर में अगर भटकता है तो हम कहते हैं कि मन पास्ट और फ्यूचर में भटक रहा है, पर वो ब्रेन भटक रहा है। ब्रेन के अंदर जो मेमोरी है वो वहाँ भटक रही है। इसीलिए ये तावरिया जी ने क्लियर कट बताया है कि भाई माइंड और ब्रेन दोनों के अंदर डिफरेंस है। माइंड जो है हम समझ चुके हैं कि भाई जो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड है, जिसको हम चिट्ठी भी कहते हैं, तो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड जो हमारे अंदर आता है 5 इंद्रियों द्वारा, तब वो सेल्फ माइंड बन जाता है। और वो सेल्फ माइंड जो है वो सही में माइंड है, वो तो प्योर चिट्ठी का एक भाग है, उसके अंदर कोई मेमोरी वगैरह कुछ भी नहीं है। ये एक प्योर, जैसे एक इलेक्ट्रिक करंट, अगर हमारा कोई घर में वायरिंग है तो वायरिंग के अंदर क्या होता है कि एक जो कोड होता है उसके अंदर तांबे के कुछ तार होते हैं या आयरन के तार होते हैं और उसके ऊपर कोटिंग होता है। तो समझ लो कि ब्रेन जो है वो ये हमारा जो वायर है, जो तांबे का तार का है या आयरन के तार का है, वो जो है वो हमारा ब्रेन है। और उसके अंदर से जो करंट प्रवाहित होता है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो माइंड है। अब इलेक्ट्रिसिटी अच्छी या बुरी तो हो नहीं सकती, इलेक्ट्रिसिटी है। आप कौन से साधन में इसका उपयोग करते हो तो उसके मुताबिक वो अच्छा बुरा हो सकता है। इसी तरह जो है वो ब्रेन और माइंड का डिफरेंस यही समझना है कि ब्रेन के अंदर मेमोरी है और मेमोरी में सब कुछ अच्छा बुरा सब कुछ पड़ा हुआ है। जो माइंड है, जो अंदर कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रहा है, वो माइंड एकदम क्लियर कट है, क्लीन है, उसके अंदर कोई ये खराबी नहीं है। हालांकि जब यही माइंड हमारा जब बाहर निकलता है तब थोड़ा वो कंटेमिनेट हो जाता है, थोड़ा पोल्यूटेड हो जाता है। जो आज्ञा चक्र से जब बाहर निकलता है तब, पर जब वो अंदर आता है तब तो वो प्योर ही है। जब फिर मेमोरी प्रोसेस के अंदर जाता है तो थोड़ा वो कंटेमिनेट हो जाता है और वो ऐसे इस तरह के विचार के रूप में बाहर निकल जाता है, तब थोड़ा उसमें डिफरेंस आता है। अदरवाइज जो है माइंड वो क्लीन है और ब्रेन और माइंड के बीच में यही तफावत ये है, ये हमेशा हमें समझना चाहिए। इसलिए गलत शब्दों का भी उपयोग नहीं करना चाहिए कि मेरा मन भटक रहा है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। कह सकते कि भाई मेरा दिमाग भटक रहा है या मेरी मेमोरी के अंदर कुछ है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो इस मीटिंग पेपर के अंदर तावरिया जी ने ये सब ब्रेन क्या है, ब्रेन को जैसे कंप्यूटर बताया है और कंप्यूटर के 2 हिस्से, एक आगे का हिस्सा जिसको रजिस्ट्रेशन एरिया कहते हैं, पीछे का जो हिस्सा है जो मेमोरी पूल है वो हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ों का इसमें उपयोग होता है। ये ब्रेन की चीज़ है और इसमें विचार बनने के लिए थिंकिंग प्रोसेस है, उसके अंदर इन चीज़ों का उपयोग करना पड़ता है। फिर इनकमिंग इम्पल्स क्या है वो बताया था, और उसके साथ में जो आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न्स वो बताया था। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो इनकमिंग इम्पल्स जो आता है उसके अंदर क्या होता है, 3 चीज़ होती है। एक जो है उसके अंदर साउंड होता है, एक कलर होता है और वाइब्रेशंस होते हैं। अब जिस तरह का इनकमिंग इम्पल्स ये साउंड, वाइब्रेशंस और कलर वाला अंदर आया, उसी प्रकार की मेमोरी को बाहर आनी चाहिए, वही सेम टू सेम। इसीलिए आइडेंटिकल मेमोरी कहा। आइडेंटिकल मतलब वो सेम टू सेम, जिस तरह का इनकमिंग इम्पल्स आया, जिसके अंदर जितना कौन सा कलर है
किस तरह के उसके अंदर वाइब्रेशंस है, या किस तरह उसके अंदर ये जो चीज़ है, ये 3 चीज़ जो है, वो 3 चीज़ जो अगर मैच होती है और वो मेमोरी अगर बाहर निकलती है तो फिर आगे प्रोसेस होती है थिंकिंग की, और विचार प्रक्रिया आगे जाके फिर विचार बन के बाहर निकलता है। पर अगर ये नहीं है इस तरह का साउंड, कलर एंड वाइब्रेशंस, तो फिर वो जो है इनकमिंग इम्पल्स जो आया है वो फिर मर जाता है, वो आगे नहीं जा सकता। और अंदर से अगर कोई गलत मेमोरी भी निकली है तो वो भी मर जाती है, क्योंकि दोनों का मैचिंग नहीं है, वेवलेंथ सेम नहीं है, इसलिए दोनों अलग अलग रूप में मर जाते हैं। तो ये चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हमें ये सारी चीज़ों का ब्रेन प्रोसेस के अंदर, थिंकिंग प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ ज़रूरी है वो हमें समझना चाहिए। ये सब हमने लास्ट मीटिंग में पढ़ा था, और लास्ट में ये पेज नंबर 106 के ऊपर ये पैराग्राफ पढ़ा था, जिसको फिर से पढ़ लेते हैं। Mind is the universal divine mind, all pervading, not only in the physical universe but also pervading in the other 2 universes, and that is Bhuva and Swa. The immensely, infinitely vast ocean of universal divine mind engulfs all the 3 universes, that is, all the 3 universes are floating within this all pervading mind. That is why it is called the domain of mind. तो ये पैराग्राफ हमने देखा था और इसके बारे में चर्चा भी की थी, और मैंने वो ब्रह्मांड के बारे में भी बताया कि ब्रह्म और अंध ये 2 शब्द है, और दोनों का अर्थ अंध क्यों इसके अंदर कहा गया है वो बात सब हम कर चुके हैं। लास्ट वीडियो के अंदर आप ये देख पाओगे, जो आज ही यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया है। अभी यहाँ से आगे पढ़ते हैं नई बात। It has million billion, that is all possible shades of तमस, रजस एंड सत्व। इट माने किसको? चित्ती को, या यूनिवर्सल डिवाइन माइंड के। तो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड के मिलियन और बिलियंस शेड्स है, पॉसिबल शेड्स, मतलब संभवित छाया उसकी है। और वो संभवित छाया किससे बनी हुई है? 3 गुणों से बनी है, तमस, रजस और सत्व। तो ये 3 जो चीज़ है इसके कॉम्बिनेशन बनते रहते हैं, और इसे कॉम्बिनेशन से हजारों, लाखों, अरबों ये जो है इसके शेड्स बनते रहते हैं। तो दुनिया में जो कोई वैरायटी है ये उसका ही एक शेड्स है, एक प्रकार का। जो भी आप देखेंगे तो ये सत्व, रजस, तमस का एक शेडो ही समझो, जो शेड से ये चीज़ निकली है। इसीलिए मिलियन बिलियन ये चीज़ होती है। by itself it creates no thought picture or form and so it comes divine। अब इसके वो खुद कोई पिक्चर वगैरह इसके अंदर सत्व, रजस, तमस तो तैरते हुए है, पर ये जो है वो खुद कोई इसके, क्योंकि उसके अंदर कोई थिंकिंग प्रोसेस जैसा नहीं है, इसलिए वो कोई पिक्चर या थॉट पिक्चर बनाता नहीं है। वो एक फ्लोटिंग हमेशा इसके अंदर ये सारी चीज़ें रहती है, और इसीलिए कोई पिक्चर नहीं बनाता, इसलिए उसको डिवाइन कहा गया है। डिवाइन माने दिव्य, कि ये दिव्य है क्योंकि उसके अंदर कोई भी जात का करप्शन नहीं है, कुछ करप्ट नहीं हुआ है। सत्व, रजस, तमस को प्योर फॉर्म के अंदर उसके अंदर रहा है। हालांकि एक चीज़ समझनी इसमें ज़रूरी है कि ये सत्व, रजस, तमस जो है वो बैलेंस में नहीं है, चित्ती में भी वो इम्बैलेंस में होना चाहिए। क्योंकि अगर चित्ती के अंदर, यूडीएम के अंदर सत्व, रजस, तमस बैलेंस में आ जाते तो कुछ क्रिएशन नहीं हो पाता। अब क्रिएशन करना है तो कौन से गुण को बढ़ाना पड़ेगा? वो जो है हमेशा सर्जन का काम जो है वो रजोगुण करता है, रजस। तो रजस जब ये यूडीएम के अंदर जब रजस बढ़ेगा तब ये ब्रह्मांड की का सृष्टि का निर्माण चालू हो जाएगा। तो इसीलिए ये सत्व, रजस, तमस को इम्बैलेंस होना चाहिए। मूल रूप में जब ब्रह्मांड का भी सर्जन नहीं हुआ था तब जो चित्ती की अवस्था थी वो बैलेंस में थी। उसको शास्त्रों में साम्य अवस्था कहते हैं। साम्य मतलब एक बैलेंस, सब
एक समान, सत्व रजस तमस तीनों का जो गुणोत्तर वो एक समान रहता है। पर जब उसको सर्जन करना पड़ता है तब उसको रजोगुण बढ़ा देना पड़ता है, उसके द्वारा क्रिएशन या सर्जन हो सकता है। तो पर इसीलिए ये डिवाइन है। सम कॉल दिस द नेचुरल स्टेट ऑफ द माइंड, फॉर इन दिस स्टेट इट रिमेन्स ऑल नोइंग। अब कोई लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई ये इसका नेचुरल स्टेट है, ये जो चिट्टी का जो स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड है, वो एकदम नेचुरल स्टेट है, क्योंकि उसके अंदर उसका जो क्वालिटी है ऑल नोइंग नहीं, मतलब सर्वज्ञता, उसके अंदर सर्वज्ञता है। वो चिट्टी कहीं पर भी हो, पर कहाँ ब्रह्मांड में क्या कुछ चल रहा है वो हर चीज़ उसको हमेशा पता होती है। एक छोटी सी छोटी चीज़, एकदम छोटी से छोटी घटना, छोटी से छोटी चीज़, वो हमेशा रिकॉर्ड चिट्टी के इसके अंदर हो जाता है। चिट्टी को हमेशा पता है, इसीलिए उसको ऑल नोइंग कहा है, सर्वज्ञ। वो जिसके लिए कुछ छुपा ही नहीं है, ऐसी जो चीज़ है वो है चिट्टी। हमारे अच्छे कर्म, हमारे बुरे कर्म, जो भी कुछ है, इसलिए हम ऐसे नॉर्मली बोलते हैं कि भाई भगवान सब कुछ देखता है, हम अच्छा करेंगे तो भी भगवान देखेगा, बुरा करेगा तो भी देखेगा। तो वो भगवान मतलब यहाँ चिट्टी ही है, क्योंकि और कोई भगवान इस तरह की कोई प्रक्रिया में इन्वॉल्व नहीं है। ये चिट्टी इटसेल्फ जो है ये भगवान ही है और वो ऑल नोइंग है। सम कॉल इट द प्रीमोडियल माइंड एंड सम कॉल इट प्रीमोडियल मैटर। अब कई लोग उसको आदि या मूल जो है मूल मन कहते हैं, या मूल पदार्थ इसको कहते हैं। मतलब कि शुरुआत से मूल प्रीमोडियल मतलब कि पहले से ही जो है, आदिकाल से जो चीज़ है, आदिकाल से जो मन है, वो मन जो है वो प्रीमोडियल माइंड है। और वो माइंड के साथ में मैटर भी होती है, क्योंकि माइंड जो होती है वो इसके अंदर माइंड से ही मैटर बनती है। तो माइंड और मैटर दोनों चीज़ होती रहती है। It is also termed in this state as the unborn dream. Unborn dream मतलब क्या? अजन्मा क्षेत्र, जहाँ कोई अभी कुछ जन्मा ही नहीं है, ऐसा क्षेत्र जो है अनबॉर्न ड्रीम जो है। मतलब ये क्यों कहा है अनबॉर्न ड्रीम? क्योंकि ये जो यूडीएम है वो जो है वहाँ, जब वो मैंने कहा इस तरह, जब वो बैलेंस में होती है, तो बैलेंस में जब होती है तो उसके अंदर जो है ये एक सर्जन की प्रक्रिया नहीं होती है, वो अजन्मा है, आदि है। मतलब इसका कब न इन चीज़ों का कभी जन्म हुआ है, न कभी इसकी मृत्यु होगी। अनादि अनंत जिसको हम कहते हैं ना, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई आदि नहीं है, ऐसी चीज़ है वो यूडीएम है। मतलब आप कब वो पैदा हुई वो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कब उसका सर्जन हुआ और वो कब खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ है ही नहीं। वो इटर्निटी में है, सनातन वो चीज़ बन गई है। बन गई है भी नहीं बोला जाता, वो चीज़ है, इट इज़, ऐसा ही हम कह सकते हैं। इन दिस नेचुरल स्टेट इट होल्ड्स ऑल द पॉसिबल शेड्स ऑफ तमस, रजस एंड सत्व इन ए पोटेंशियल स्टेट एंड नॉट इन फंक्शनल स्टेट। अब जो हमने आगे देखा इस तरह, उसके अंदर ये जो सत्व रजस तमस के पॉसिबल शेड्स है, जो संभवित छायाएं हैं, वो इसके अंदर नेचुरल स्टेट के अंदर हमेशा ये तीनों जो है वो बने रहते हैं। और जो है ये फंक्शनल नहीं है, क्योंकि मैंने कहा इस तरह जब रजोगुण आगे आता है तब फंक्शनल स्टेट बन जाता है। जब ये नहीं होता है, तब ये तीनों जब बैलेंस में होते हैं तब फंक्शनल स्टेट नहीं होता है, तब उसकी पॉसिबल जो शेड्स जो है वो हो सकते हैं इसके। पर वो जब उसका जो सर्जन की प्रक्रिया चालू होती है तब वो चीज़ जो है वो फंक्शनल स्टेट में आती है। और फंक्शनल स्टेट के अंदर सत्व रजस तमस का रेशियो फिर बदल जाता है। और वो हर एक चीज़ के लिए जब वो चीज़ अंदर भी आती है, मतलब कि हमारे अंदर जो डीएम आता है, तो वो क्या होता है कि इसके अंदर फिर सत्व रजस तमस हमारा अंदर का जिस तरह का स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक हमारे अंदर ये सत्व रजस तमस का इम्पल्स आएगा। मतलब कि अभी आपकी स्थिति ऐसी है कि जरा गुस्से में है, जरा रजोगुण ज़्यादा है, तो
जो इनकमिंग इम्पल्सन बाहर से आने वाला है वो इसी प्रकार का आएगा और आपको इस तरह का उत्तेजित बना के रखेगा। अगर आपका माइंड शांत है, आप सत्व में है, फ्री स्टेप कर रहे हैं, मूड अच्छा है, तो आपको इस तरह के और अच्छे इम्पल्स मिलना चालू हो जाएगा। तो साधना का महत्व क्या है ये हम इसके द्वारा समझ सकते हैं कि जब हम साधना करते हैं, हमारा अच्छा मूड को बना के रखते हैं, तो वो 2 गुना 4 गुना होता जाता है। हमेशा वो जो है वो उसी प्रकार के फिर इम्पल्सिस अंदर आएंगे। पर जब ऐसा नहीं होता है तब क्या होता है कि अंदर का स्टेट में कुछ गड़बड़ हो, स्टेट ऑफ माइंड अगर गड़बड़ वाला है तो फिर ऐसा ही होगा कि ये स्टेट ऑफ माइंड के मुताबिक हमारे अंदर गलत प्रकार के इम्पल्सिस आते जाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है चीज़ कि भाई हमारा स्टेट ऑफ माइंड किस तरह का हम मेंटेन करते हैं। अगर गलत ढंग का स्टेट ऑफ माइंड अगर बनाया आपने तो फिर वो इसी तरह का इम्पल्सिस बाद में भी लेता ही रहेगा और वो लंबे समय तक वो चीज़ चालू रहेगी। इसीलिए अगर कभी कुछ गलत भी होता है तो उसको जल्दी से स्टॉप कर देना चाहिए, वो चीज़ में आगे उसको बढ़ने नहीं देनी चाहिए। गुस्सा आया तो ठीक है, आ गया, अब उसको आगे बढ़ाना नहीं है, क्योंकि उसको आगे बढ़ाएंगे तो इस प्रकार के इम्पल्सिस फिर और भी आते जाएंगे और हमें और गुस्सा आता जाएगा। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। It all becomes functional when it is the individual self mind. अब जब वो सेल्फ माइंड के अंदर आता है तब वो फंक्शनल हो जाता है। अब जो ब्रह्मांड के अंदर जो चिट्ठी जो घूम रही है, फ्लोट कर रही है, तो वहाँ ये जो है वो फंक्शनल स्टेट नहीं है। पर जैसे भी अंदर आया इनकमिंग इम्पल्स के रूप में, तो जैसे अभी हमने बात की इस तरह वो ज़्यादा सत्व आया या रजस आया या तमस आया, तीनों का किस प्रकार का मिक्सचर है, ये हमेशा एक मिक्सचर के रूप में ही होता है। तो जिस तरह का मिक्सचर अंदर आता है तो वो फिर इस तरह के विचार बनने चालू हो जाते हैं। तो फंक्शनल इंडिविजुअल सेल्फ माइंड के अंदर ये फंक्शनल स्टेट बनता है। Like all pervading atmosphere, when it is in our lungs, we call atmosphere our breath. So this all pervading universal divine mind, when flowing through our thinking instrument, we call our mind or self mind. अब यहाँ एग्जाम्पल देते हैं कि भाई सेल्फ माइंड क्या है, किस तरह बनता है। तो जैसे कि ये अभी हवा जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर है, पूरे जगह सब जगह पूरे पृथ्वी के ऊपर एटमॉस्फेयर है और हर जगह पर हवा है। और वो हवा जब हम अंदर लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये मेरा श्वास हो गया, मैंने श्वास लिया, मैंने श्वास छोड़ा, तो हम कहते हैं मेरा श्वास। इसी तरह जो ये यूनिवर्सल डिवाइन माइंड है वो भी हर जगह पर फैला हुआ है, पर जब वो हमारे अंदर आता है तब वो फिर सेल्फ माइंड बन जाता है। अदरवाइज ये यूनिवर्सल माइंड है, यूनिवर्सल माइंड सेल्फ माइंड, तो अंदर आया तो वो सेल्फ माइंड बन गया। The universal divine mind has the power to flow through rocks and through our bodies like the rays that fill our rooms and enter through closed doors and windows to make our radio and TV sets work. But only appropriate thinking instruments of whatever type and grade will show its working, and it all then is meaningful, and the thinking instrument could be subhuman or human beings, human brains or higher humanities, manas and buddhi, and each such instrument could be unique and individual in spite of there being myriads upon myriads of thinking instruments. अब ये पूरा लंबा पैराग्राफ है और उसके अंदर बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। तो पहली बात ये क्या कहते हैं कि ये जो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड है उसके लिए कोई बाउंड्री ही नहीं है। वो ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहाँ से वो आर पार जा नहीं सके। वो जैसे रॉक्स जैसे होते हैं कि जहाँ से कुछ हवा भी नहीं जा सकती है, पानी भी नहीं जा सकता, ऐसी जगह होती है, उसके अंदर भी ये यूनिवर्सल डिवाइन माइंड घुस जाता है। फिर इसका एग्जांपल देते हैं कि जैसे ये जो हमारा रेडियो सेट और टीवी सेट जिससे चलता है, वो जो इसके
रेडियो एक्टिव जो ये आते हैं वेव्स जो आते हैं, तो वो मैग्नेटिक वेव्स होते हैं और वो भी कई जगह पर घुस जाता है। हमारा रूम के अंदर टीवी सेट है या रेडियो पड़ा है और हमने सारे दरवाजे खिड़की सब कुछ बंद कर दिए, पूरा पैक कर दिया है, फिर भी वो जो है वो रेडियो सेट या टीवी जो है उसके वेव्स पकड़ेंगे, क्योंकि वो जो है वो एक उसका एक अलग ही प्रकार है, वो मैग्नेटिक इसके अंदर आते हैं, तो वो कभी कहीं भी वो घुस सकते हैं। हाँ, इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारा जो सेटअप बॉक्स होता है वो सेटअप बॉक्स को उसके साथ ट्यून करके रखना पड़ता है। तो जिस तरह का सेटअप बॉक्स ट्यून किया है इस तरह की चैनल फिर हमारे टीवी के अंदर दिखाई देती है, या फिर इसी तरह का रेडियो के अंदर जो ब्रॉडबैंड वगैरह जो होते हैं इस तरह के वो उसके ऊपर वो चीज़ें आती रहती है। तो ये यूनिवर्सल डिवाइन माइंड इतना सूक्ष्म है कि वो कहीं भी रॉक्स के अंदर भी घुस सकता है, घरों में भी घुस सकता है, पानी में भी जा सकता है। कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां यूनिवर्सल डिवाइन माइंड एंटर नहीं हो सके। दूसरी बात उन्होंने कही कि भाई इसके लिए एप्रोप्रिएट थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट होना जरूरी है, और इस तरह का उसकी टाइप और उसका ग्रेड भी इस तरह का होना चाहिए। जैसे टीवी और रेडियो के अंदर जैसे कौन सा सेट है और किस तरह का सेटिंग है, इस तरह जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, मतलब प्राणियों के जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, प्राणियों के जो ब्रेन है वो है, या फिर मनुष्य का है, या फिर हायर ह्यूमैनिटीज है, जिसके मतलब कि जो भूलोक में है और स्वलोक में है, जिनका थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को मनस और बुद्धि कहा जाता है। तो ब्रह्मांड में जो जहाँ जहाँ कोई भी टाइप का इंस्ट्रूमेंट है वहाँ ये जो है ये यूनिवर्सल डिवाइन माइंड पहुँच जाएगा और इसको एक्टिव कर देगा। तो ये जरूरी है कि यूनिवर्सल डिवाइन माइंड के साथ में उस प्रकार का उसका जिस तरह का ट्यूनिंग होता है उस तरह का वो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट काम करना चालू कर देगा। और दूसरी बात ये है कि अब देखें तो खाली ह्यूमन बीइंग कितने हैं, खाली पृथ्वी के ऊपर आज तो शायद 7-8 अरब तो ह्यूमन बीइंग्स ही है, तो सबके एक थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट हो गए, हर व्यक्ति का एक इंडिविजुअल थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो 7-8 अरब तो खाली इंसान के हो गए। उसके अलावा जो जो स्पीसीज है उनके अलग अलग थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है। जो भी जीवित चीज है जिसके अंदर जीव है उसके अंदर ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट तो है, चाहे एक कीड़ी के अंदर कितना छोटा सा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट होगा अब हम कल्पना नहीं कर सकते, फिर भी वो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर यूडीएम जाती है और वो चिट्टी को ये चींटी जो होती है कीड़ी होती है उसको चींटी को जीवित रखती है। तो ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट कितने होंगे उसकी कोई गिनती ही नहीं कर सकते यार। खाली 8 अरब तो इंसान के, उसके अलावा तो कितनी स्पीसीज पृथ्वी के ऊपर है और इन सबके अलग अलग हर एक इंडिविजुअल के अलग अलग ये ब्रेन है, तो इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ कहा कि भाई ये मिलियर्ड्स अपॉन मिलियर्ड ऑफ थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट, असंख्य जिसकी कोई गिनती नहीं हो सके, इतना ये व्यक्तिगत थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट इस ब्रह्मांड के अंदर है। सो वी सी दैट यूनिवर्सल डिवाइन माइंड इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, दैट इज व्हेन फ्लोइंग through an individual's thinking instrument as the self mind, that it should flow through each thinking instrument to make that thinking instrument work. Otherwise, the computer brain section 1 and 2A, section 3A and 3B, जो यहाँ 2A और 2A और 2B के तरह बताया है, otherwise computer brain section 1 and 2A, 2B and incoming impulses and identical memory pattern would all be useless. तो ये एक प्री कंडीशन है, या जिसको कहे कि ये एक प्री रिक्वायरमेंट है, एक ऐसी ज़रूरत है कि जहाँ यूडीएम का प्रेजेंस होना ज़रूरी है। यूडीएम जहाँ प्रेजेंस है वहाँ ही ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट काम करता है। तो चाहे वो ब्रेन का हमारा कंप्यूटर है वो भी थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो यूडीएम है इसीलिए वो काम करेगा। फिर आगे वाला हिस्सा है, पीछे वाला हिस्सा है, या इनकमिंग इम्पल्स है, या आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न है, जिससे ये सारी थिंकिंग प्रोसेस बनती है इन चीज़ों से। पर अगर
ये जो नहीं हुआ, ये यूडीएम की प्रेजेंस नहीं हुई वहाँ, तो सारी चीज़ें यूजलेस बन जाती है, उसका कोई उपयोग नहीं होता, क्योंकि प्रोसेस ही नहीं हो सकती। यूडीएम की एब्सेंस के अंदर थिंकिंग की कोई प्रोसेस आगे हो ही नहीं सकती। और इनकमिंग, हमने लास्ट टाइम देखा कि इनकमिंग इम्पल्स भी अंदर आता है तो वो यूडीएम के ऊपर फ्लोट करके आता है। जैसे कि ये पानी के अंदर नाव चलती है तो कैसे ये ऊपर ऊपर तैरती है, इसीलिए इसी तरह हमारा इनकमिंग इम्पल्स जो अंदर आता है ब्रेन के अंदर, वो यूडीएम के ऊपर जैसे कि वो फ्लोट करके आ रहा है। इसीलिए हर चीज़ के अंदर यूडीएम का होना अनिवार्य है। What are the characteristics of the universal divine mind? अब उसके लक्षण क्या हो सकते हैं ये यूडीएम के? In the first place, though we use the word divine, it does not necessarily mean that it is free from all aspects of tamas and rajas. तो पहली बात ये है कि उसके अंदर रजस तमस नहीं है, ऐसा नहीं है। वो चाहे डिवाइन है, हम कहते हैं कि भाई ये यूडीएम जो है वो तो एकदम डिवाइन है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डिवाइन माइंड ही कहा है। डिवाइन माइंड अंदर शब्द है, पर फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर रजस तमस नहीं है। अब देखो, एक दूसरा प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हम गलत चीज़ों को पढ़ते हैं और हमारे अंदर गलत फीलिंग हो जाता है, तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये रजोगुण है वो तो खराब है, तमोगुण गुण तो है उससे भी खराब है, हमेशा सत्वगुण ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। ये जो सत्व रजस तीनों ये तीन फोर्स है, एक्टिव फोर्स, पैसिव फोर्स और न्यूट्रलाइजिंग फोर्स, ये ट्रायंगल है, वो इससे ही हर चीज़ घटित हो सकती है। अगर खाली सत्व ब्रह्मांड के अंदर फैल रहा है तो सर्जन ही नहीं हो पाएगा। और इसी तरह हमारे अंदर भी अकेला सत्व कुछ नहीं हो सकता है। और इसी चीज़ को हम अगर ये अपनी इंटेंसिटी चार्ट के दृष्टि से देखें तो भी एक जो है बुद्धि का केंद्र मतलब इंटेलेक्चुअल सेंटर, दूसरा इमोशन सेंटर, तीसरा सेक्स सेंटर, ये तीनों सेंटर जो है वो काम करते हैं तब भी ये इंटेंसिटी बढ़ती है। तो ऐसा कभी भी संभवित ही नहीं है कि अकेला इंटेलेक्चुअल सेंटर काम करेगा, या फिर हम कहें कि हमारे अंदर खाली सत्व गुण होना चाहिए, रजोगुण तमोगुण से तो हमारा पतन, ये सब सुनी सुनाई बात है। हम कभी इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि भाई ये रजोगुण तमोगुण तो अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, एक चीज़ जरूरी है जिसे हमें समझना है कि उसका रेशियो किस तरह का है। जैसे डायग्राम के अंदर हम देखते हैं कि भाई 24:82 का ये सत्व रजस तमस का 24:82 का ये रेशियो है, या सत्व रजस तमस का 5:1 का रेशियो है। तो रेशियो मेंटेन करना जरूरी है। 5:1 का या इससे ऊपर का जो रेशियो हो सकता है वो होना जरूरी है, ताकि बैलेंस अंदर आ सके। तीनों जो सेंटर से तीनों चीज़ जो है वो सबको ही काम करेगा, सत्व भी काम करेगा, रजस भी काम करेगा, तमस भी काम करेगा। पर ऐसा कह दे कि खाली सत्व हमें चाहिए, रजस तमस नहीं चाहिए, तो कोई फंक्शन आगे हो ही नहीं पाएगा और न कोई संसार चल सकता है, न कोई साधना हो सकेगी। तीनों का होना अनिवार्य है। फॉर वर इट सो, none of the thinking instrument can function at their own level. Some of thinking instrument, depending on their state of existence, could be very vicious and as such would be deprived of their free function to act and think as they would desire to and make up the varied and different types of creatures in the universe. तो पहला कहता है कि जो some of thinking instrument depend on their state of existence. हाँ, और इससे पहले क्या कहता है, for where it so none of the thinking instrument can function at their own will. मतलब कि ऐसा है कि इसलिए कोई भी जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो है, ब्रेन है, अपने स्तर पर काम नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो है उसको काम करने के लिए ये तीनों गुणों की आवश्यकता है। एक गुण से कभी भी ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा अपने लेवल के ऊपर, चाहे उसका कोई भी लेवल है वो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का, बड़े संत पुरुष का है या कोई सामान्य व्यक्ति का थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो भी हो। और फिर कहते हैं कि सम ऑफ थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट डिपेंड ऑन देयर स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस।
अब जो ये जो है कि कुछ थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट अपने अस्तित्व की जो अवस्था है उसके ऊपर आधारित है और उसके कारण वो विषम बन जाते हैं, विशियस बन जाती है, वो विषम हो जाते हैं और वह मुक्त रूप से और अपनी इच्छा के मुताबिक काम करने से वंचित रह जाते हैं। वो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो अपने ढंग से काम नहीं करता है, वो जो अंदर जिस तरह का जो आया है इम्पल्स उसकी तरह उसको काम करना पड़ता है। इस कारण विश्व में जीवों की विविध और भिन्न जातियां हैं। तो अलग अलग थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, अलग अलग विभिन्न जातियां हैं और इस तरह हमें ये जो वैरायटी और डिफरेंस जो दिखाई देता है इसका कारण यही है। इसका मतलब ये है कि हर एक जाति या ब्रेन जो है वो सत्व रजस की छाया शैडोज जो है इसके कारण भिन्न है। अब एक थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है वो एक छाया से काम करता है, हालांकि वो इंस्ट्रूमेंट भी हर समय छाया तो बदलता रहता है पर कोई प्रीडोमिनेंट, जैसे कि एक व्यक्ति जिसको हम सन कहते हैं तो उसके अंदर प्रीडोमिनेंट सत्व रहेगा और रजस्तमस भी उसको जरूरी है, तो सत्व के साथ में रजस्तमस भी रहेंगे। तो ये एक प्रकार का थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट की जो है वो कामगिरी है, एक शेडो जिसको कहते हैं, एक टाइप का शेड है। अब दूसरा कोई सामान्य आदमी है, उसके अंदर रजोगुण ज्यादा है, तमोगुण है और सत्व कम है, तो ये दूसरा शेड हो गया, दूसरी टाइप की व्यक्ति होगी। अब तीसरी व्यक्ति कोई क्रिमिनल है तो उसके अंदर तमस और रजस एकदम भरपूर है और सत्व एकदम कम है। तो इसी तरह अलग अलग शेड जो है इसके कारण ये इतने सारे डिफरेंट और वैरायटी हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। गॉड एंड नेचर हैज गिवन फ्री विल to each and every created thing that exists in the total existence। तो क्या कहते हैं कि परमात्मा ने हर एक जीव को ये एक फ्री विल दी है। फ्री मीन माने मुक्त संकल्प शक्ति। उसका मतलब ये है कि आपको आपका ब्रेन का किस तरह उपयोग करना है इस तरह का आप उपयोग कर सकते हैं। हालांकि अकॉर्डिंगली तो सत्व रजस तमस के आधार पर ही आप ये कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड जाके आप कुछ नहीं कर सकते, पर इसके अंदर चेंजेस लाने का आपके अंदर फ्री विल है। अगर आज आपके अंदर सत्व ज़्यादा नहीं है तो आपको एक फ्री विल है कि आप ऐसा कुछ करें, ऐसी साधना करें जिसके द्वारा आपके अंदर ये जो है चीज़ है सत्व बढ़ता जाए और रजस तमस जो है वो कम होता जाए। तो इतनी फ्री विल हर एक व्यक्ति को दी हुई है। एंड हेंस if the universal divine mind is so necessary for the thinking process, it should have all the imaginable range of tamas and rajas, in particular with sattva। तो ये जो विचार प्रक्रिया जो है इसके अंदर ये विशिक दिव्यमान जो है हमारा यूडीएम जो है वो तो नेसेसरी है। अगर ये नेसेसरी है तो हम कल्पना कर सकते हैं इतने सत्व रजस तमस की रेंज, इतने और प्रकार के सत्व रजस तमस की रेंज हमें मिल सकती है और इतनी होनी चाहिए। जिस तरह का यूडीएम जो है वो थिंकिंग प्रोसेस के अंदर जिस तरह से मौजूद है इस तरह के हम इतने सत्व रजस तमस वाले थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट की कल्पना कर सकते हैं। मतलब मैंने जिस तरह पहले बताया इस तरह ये सब कॉम्बिनेशन और कम्यूनिकेशन जो होते हैं उससे ये सारी चीज़ें बनती रहती है। दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑट टू बी क्लियर। तो इतनी क्लैरिटी ये इस चीज़ के अंदर आ जानी चाहिए कि ये सत्व रजस जो हमारे ब्रह्मांड के अंदर जो भी वैरायटी है उसका कारण ये सत्व रजस तमस ही है। इतनी बात तो हमें क्लियर कट समझ में आनी चाहिए। People divorce God and nature of universal divine mind from all such all-inclusive state, which unfortunately is very incorrect। अब ये यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताते हैं कि हम नॉर्मल कोर्स में क्या करते हैं कि ये परमात्मा एक है और यूनिवर्सल डिवाइन माइंड एक कोई दूसरी अलग ही चीज़ है, इस तरह की हम कल्पना करते हैं। और इस तरह की जो ये यूनिवर्सल डिवाइन माइंड का जो ऑल इंक्लूसिव स्टेट है
कि मतलब कि सर्वसमाविष्ट अवस्था, उसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है। यूनिवर्सल, जैसे हम बात करते हैं बार बार कि यूनिवर्सल डिवाइन माइंड के बाहर कुछ है ही नहीं। ये भू भुव स्व तीनों लोग जो है ये यूनिवर्सल डिवाइन माइंड के अंदर ही है। तीनों के अंदर ही ये जो ब्रह्मांड है उसके अंदर एक सब जगह पर ये यूनिवर्सल डिवाइन माइंड है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऑल इंक्लूसिव स्टेट, सब कुछ समाविष्ट इसकी ये अवस्था है। पर जब हम इसके ये एक कहते हैं कि भाई भगवान तो अलग है और ये चित्ती जो है वो अलग है, तब हम गड़बड़ कर देते हैं। हम समझते नहीं कि ये चित्ती क्या है, भगवान क्या है, जिसको हम गॉड कहते हैं वो क्या है। वो सब हमारे अंदर एक वेग आइडिया इसके होते हैं, इसीलिए ये सब गड़बड़ हो जाती है। और इसीलिए आगे बहुत एक और अच्छी बात कहते हैं कि नॉट एक्सेप्टिंग दिस ऑल inclusive state of God, nature and universal divine mind, we seek then imaginary devil, Satan and separate good from evil. अब देखो हम जब कहते हैं हमारा एक टेंडेंसी क्या होता है, हमारे अंदर क्या एक संस्कार पड़ जाते हैं, अच्छा और बुरा, इस तरह हमारा माइंड हमेशा डिवाइड होता है, ईस्ट और अनिस्ट, जिसको हम गुड और इविल कहते हैं। अब ये गुड और इविल आया कहाँ से? अगर हम कहते हैं कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज है, कोई भी तत्व है, कोई भी गुण है, चाहे कोई भी शब्द आप यूज कर लो, जो कुछ है वो ये यूनिवर्सल डिवाइन माइंड से आता है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम जिसको अनिष्ट कहते हैं वो भी अंदर यहाँ से ही आया है। तो फिर इसको हम अनिष्ट कैसे कह सकते हैं? वो जो है वो ये हमारी एक सोच, इतनी सोच के अंदर ये गड़बड़ आ गई है, हमारा सोचने का ढंग ऐसा हो गया कि ये अच्छा और ये बुरा, जो हम डिवाइड करते हैं, इसीलिए ये सारी गड़बड़। पर हम ये नहीं समझते कि ये जो सृष्टि की पूरी रचना है वो द्वैत के प्रिंसिपल के आधारित, द्वैत माने तू, तू तो है पर वो अपोजिट है, वो विरोधी है। मतलब कि दिन है तो रात है, ठंडी है तो गर्मी है। ये ठंडी गर्मी दिन रात और जो चार सारी चीजें हैं, सत्व रजस को, एक और सत्व दूसरी और रजस तमस को, ये सारी चीजें जो है वो द्वंद्व है, द्वैत है, वो अपोजिट में है। और ये सृष्टि की रचना का ही भाग है। इसीलिए जो हमें गुड और इविल दिखाई देता है वो द्वैत है और वो इसका ही हिस्सा है। जैसे हम कहते हैं कि भाई हमें गर्मी चाहिए, ठंडी नहीं चाहिए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसी तरह ये जो है हम कहे कि भाई ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, ये हमारे मन के अंदर फिर कल्पना के अंदर ये घुस जाता है। कुछ भी इविल जैसा है नहीं। अगर आप श्रद्धा आपके अंदर है कि सब कुछ परमात्मा है और परमात्मा है, तो इविल जैसा कुछ आपको लगेगा भी नहीं और कभी कुछ ऐसा आपको कुछ परेशान भी नहीं करेगा। और जो परेशान करता है वो तो हमारी साइकोलॉजी के कारण परेशान करता है। तो इससे ऊपर उठना है। इस तरह का जो पुअर थिंकिंग है हमारा, ये गलत है। और कई लोग इतने सुपरस्टिशियस हो जाते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो ऐसा होगा। तो ये जो सुपरस्टिशियस माइंड से अंदर से ये हमारा इविल का जो कंसेप्ट है वो जन्मा है। और यहाँ अलग अलग धर्मों के अंदर, क्रिश्चियनिटी में डेविल कहते हैं, दूसरे धर्म में शैतान वगैरह शब्द यूज करते हैं। तो ये शब्द जो है वो शब्द हमें बांट देते हैं। हमें इससे ऊपर उठना है, क्योंकि गॉड या नेचर जिसको कहते हैं या यूडियम कहते हैं, वो सब जो है वो एक ही चीज है और उसके अंदर है से ही सारा ये जो है सारी जो सृष्टि का निर्माण हुआ है, जो कुछ है वो सब ये है। तो ये पॉइंट हमेशा हमारे अंदर क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर हम अच्छे बुरे में ही फंस जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जिसको हम बुरा मानते हैं और उससे दूर जाने का प्रयत्न करते हैं, उससे ये चीज़ और स्ट्रांग होती है। वो हमारा ख्याल है और ख्याल के अंदर भी जब किसी को हम दूर करने का प्रयत्न करें तो वो चीज़ मन के अंदर और दृढ़ हो जाती है। तो किसी का भी प्रतिकार करने की प्रयत्न मत करें, जो है वो है। हम इसको ना एक्सेप्ट करते हैं ना उसको ठुकराते हैं, जो है वो है। इस तरह का हमें एटीट्यूड डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। Here, for your information, I quote to show your perplexed state of even great mind. अब देखो, इस तरह की जो विचारधारा है वो सामान्य आत्मा की व्यक्ति की नहीं है। जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो भी
इस तरह की सोच रखते हैं, इस तरह का इनका भी जो ये है, इनका स्टेट है वो परप्लेक्स स्टेट है, जैसे हमें हैरान करने वाला स्टेट है। इस तरह का स्टेट है कि जैसे ये ऐसे सोचते हैं। तो यहाँ किसी एक कोई ऐसे महान व्यक्ति, जो कहने वाला महान होता है, पर इसका यहाँ एक कोटेशन दिया है, हाउ विथ conception of a perfect, just and merciful deity can be reconciled with the existence of the imperfect, the and the devil। मतलब कि ये कोटेशन में क्या है कि पूर्णता के ख्याल के साथ दयावान देवता तथा अपूर्ण अस्तित्व और अनिष्ट का जुड़ाव कैसे हो सकता है। तो ये उसके अंदर ये व्यक्ति चाहे कितनी भी महान है, पर उसके अंदर ये क्लैरिटी नहीं है कि ये दोनों चीज़ अलग ही है, सचमुच में अलग है, पर वो ये दोनों को अलग कर देते हैं। उसको लगता है कि अच्छे के साथ बुराई कैसे जा सकती है, उसका ख्याल में यार तो अच्छाई और बुराई ये दो चीज़ अलग अलग नहीं है। ये इतने महान व्यक्ति भी कभी कभी ये चीज़ सोच नहीं सकते हैं और इस तरह के स्टेटमेंट दे देते हैं। However, the correct reply is as given by another great mind। तो अभी तावरिया जी ने दूसरी व्यक्ति का ही ग्रेट माइंड जो उनको कहना था, वो ग्रेट व्यक्ति का ही यहाँ जवाब दे दिया। जो ऊपर वाला ने जो डाउट किया था, तो उसका जवाब दूसरी व्यक्ति देती है। वो क्या है, द परफेक्ट नेवर बिकम्स इन द इम्परफेक्ट। तो पहली बहुत अच्छी बात क्या कही कि जो परफेक्ट है वो इम्परफेक्ट कैसे बन सकता है। जो पूर्ण है, ये सृष्टि जो है, जो बनाया हुआ है, सब कुछ परफेक्ट है, पूर्ण है, तो उसमें आप इम्परफेक्ट कहाँ से ढूंढ लाते हैं। ये तो हमारी सोच हो गई ना कि ये अच्छा नहीं है। ये कई बार तो हम भगवान को भी बोल देते हैं कि भगवान के बारे में भी बोलते हैं कि ये भगवान ने अच्छा नहीं किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये भगवान तो परफेक्ट है, उसने जो कुछ बनाया है, जो कुछ घटित होता है, सब परफेक्ट है। हाँ, अगर कोई हमारी गलती के कारण, हमारे कुछ एक गलत सोच के कारण कुछ घटित होता है, तो इसमें हम भगवान को कैसे जिम्मेदार कह सकते हैं। तो वो ये एक बहुत अच्छी बात है कि परफेक्ट में से कभी भी इम्परफेक्ट का जन्म नहीं हो सकता है। जहाँ परफेक्ट है वहाँ सब कुछ परफेक्ट ही है। दूसरी बात, इट बिकम्स नथिंग। वो जो है वो शून्य का स्थिति है। जो परफेक्शन जो है वो शून्य की स्थिति है। इट इज ऑल स्पाइट ऑफ द मैटर, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, पीस एंड स्ट्राइफ, ब्लीस एंड पेन, पावर एंड इम्पोर्टेंस। तो ये जो चीज़ है, ये सब जैसे हमने आगे बात की, इस तरह का ये द्वैत का यहाँ एक एग्जाम्पल भी दिया है कि क्या क्या ये चीज़ है। ये अपोजिट रूप में कहते हैं कि इट इज़ ऑल स्पिरिट एंड मैटर। पहली चीज़ क्या है, स्पिरिट और मैटर, मतलब कि आत्मा या जिसको शक्ति कहें वो, और शक्ति और पदार्थ, या फिर जिसको कहें हम शक्ति और वीकनेस, मतलब निर्बलता, शक्ति और निर्बलता, या ज्ञान और अनुभव, शांति और संघर्ष, आनंद और दुख, शक्ति और अशक्ति। इस तरह के जो अलग अलग ये सब क्वालिटी जो है वो यूडीएम से आई है। तो वो द्वैत में ये सारी चीज़ें हो सकती है, पर ये इसका स्वीकार करना हमें पड़ता है कि हाँ भाई ये है तो ये भी है, शक्ति है तो अशक्ति भी हो सकती है। और ये हम हमेशा अनुभव करते हैं। हम शक्तिशाली है तो जिंदगी भर शक्तिशाली तो रहते नहीं हैं। कभी कभी हमारे अंदर अशक्ति आती है, उम्र बढ़ती है तब अशक्ति आती है। तो हर चीज़ जो है वो इस तरह ये डिवाइड या द्वैत रूप के अंदर ही अस्तित्व में रहती है। दे ऑल इंक्लूसिव मैनिफेस्टेशन एंड नॉन मैनिफेस्टेशन। ये जो ऑल इंक्लूसिव जो है वो सर्वसमावेश अवस्था है, उसके अंदर कुछ प्रकट हुआ है और कुछ अप्रगट की अवस्था के अंदर है। द पजल अराइजेस व्हेन मैन asserts separately one of the inseparable pair of the opposites। ये सेंटेंस बहुत अच्छा है। अब मनुष्य का ये जो प्रॉब्लम पजल कब उत्पन्न होती है कि जब व्यक्ति जो इनसेपरेबल है उसको सेपरेट करने का प्रयत्न करती है। तो जो ये सारी चीज़ दोनों है,
और दोनों को हमें लेने चाहिए, वो इनसेपरेबल है। सुख और दुख जो है वो इनसेपरेबल है। आप ऐसा कहें कि नहीं मुझे तो सुख ही चाहिए, दुख नहीं चाहिए, तो वो मतलब कि इनसेपरेबल को आप सेपरेट करने का प्रयत्न करते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो प्रकृति के इसके विरुद्ध, उसके नियम के विरुद्ध की बात हो गई। तो ऑल जो अपोजिट जो है, ये पैर है अपोजिट, सुख दुख राग द्वेष, ये सब पैर के अंदर अपोजिट रूप में ही रहते हैं और दोनों का हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। अगर शांति से जीना है तो ये दोनों का हमें स्वीकार करना पड़ता है। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। तो यहाँ वो महापुरुष का सेंटेंस खत्म होता है। फिर आगे तावरिया जी कहते हैं, दिस ऑल इंक्लूसिव स्टेट हैज टू बी अंडरस्टूड and so universal divine mind holds all possibilities of tamas, rajas and sattva in potential state suspended, as ghee or butter is held potentially suspended in milk, and under an appropriate condition yield butter and ghee. So does universal divine mind when it is the self mind of an individual and mixed up with the brain processes of mind, brain processes of thinking, yield whatever shades of rajas tamas sattva that are needed. तो यहाँ एक अच्छा एग्जाम्पल भी यहाँ देते हैं कि ये सत्व रजस तमस जो है वो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड में किस तरह छुपे हैं, कि जिस तरह दूध के अंदर घी भी छुपा हुआ है, बटर भी छुपा हुआ है, मक्खन छुपा हुआ है, पर जब इसकी राइट प्रोसेस करते हैं तो दूध में से बटर भी निकलता है, घी भी निकलता है। इसी तरह ये जो थिंकिंग प्रोसेस जो है सत्व रजस तमस, इस तरह ये यूडीएम के अंदर तो है ही, पर जब वो हमारे इंडिविजुअल माइंड के अंदर आता है, सेल्फ माइंड के अंदर जब ये आते हैं, तो वो उसके अंदर से फिर सत्व रजस तमस की अलग अलग छाया निकलने लगती है। तो वो जो यूडीएम के अंदर छुपी हुई चीज़ थी, सस्पेंडेड थी, वो चीज़ अभी यहाँ इंडिविजुअल माइंड के अंदर आके वो प्रकट हो जाती है। और इसीलिए ये सत्व रजस तमस तीनों का होना तो जरूरी है, तीनों होते ही है। ब्रेन की थिंकिंग प्रोसेस के अंदर ये तीनों का होना जरूरी नहीं पर अनिवार्य है। फॉर दिस रीजन सेज पतंजलि वॉन्स, थ्रू फोर्स ऑफ हैबिट however the mind will reflect other mental impressions and perceive objects of sensuous nature. इसका मतलब क्या है कि आदत के कारण मन दूसरी मानसिक छायाओं के को प्रतिबिंबित करेगा और इंद्रिय सुख के विषयों का अनुभव करेगा। तो योग सूत्र के अंदर एक ये चीज़ ये महर्षि पतंजलि ने बताई है कि ये इस तरह का जो सत्व रजस तमस के कारण ही ये सब प्रतिबिंबित होता है और फिर जो चीज जो होता है उसके द्वारा हम इंद्रिय का उपयोग करके सुख के विषयों का अनुभव करते हैं। तो ये एक प्रक्रिया के रूप में यहाँ बताया है। सो द यूनिवर्सल डिवाइन माइंड हैज ऑल द मिलियड शेड्स ऑफ तमस रजस सत्व, but it is still divine because by itself, that is in its natural state, the all-pervading state, it does not create any thought form, not even a single thought form. तो ये पहले जो बात बताई है यहाँ फिर से वो कहते हैं कि डिवाइन माइंड के अंदर सत्व रजस तमस के विविध प्रकार के असंख्य शेड्स है और वो इसका नेचुरल स्टेट है ये स्टेट, और उसके अंदर कोई पिक्चर फॉर्म बनता नहीं है। पिक्चर फॉर्म बनता है जब वो इंडिविजुअल माइंड के अंदर ये आता है, तब पिक्चर थॉट या थिंकिंग प्रोसेस बनती है, पर यूडीएम इटसेल्फ के अंदर कोई थिंकिंग प्रोसेस जैसा कुछ भी नहीं है। इट इज ग्रेटेस्ट एंड बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इन ऑल द थ्री यूनिवर्सेस देयर इज नथिंग it does not know, so the universal divine mind is all knowing in its natural state. तो कह के इसका जो सबसे महान जो उसका लक्षण है, उसका गुण है, वो ये है कि ये तीनों लोकों के अंदर फैली हुई है
और तीनों लोगों के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ जानती है, सर्वज्ञ के रूप में है यूनिवर्सल डिवाइन माइंड। वो जब वो अपने नेचुरल स्टेट में होती है तब इस तरह की उसकी स्थिति होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तावरिया जी कहते हैं। इट इज फ्री फ्रॉम ऑल सेट्स ऑफ all the three qualities or gunas which only come into play appropriately when mixed up with incoming impulses and be identical memory patterns, that is the brain computer processes। अब वो कब उसके अंदर पिक्चर या सेट्स बनते हैं कि ये जो तीनों गुण है, ये तीनों गुण जो है वो उसके अंदर आते हैं और एक प्ले चालू हो जाता है, और फिर वो जो है इनकमिंग इम्पल्स के साथ वो मिक्स होती है, आइडेंटिकल मेमोरी के साथ भी ये चीज़ मिक्सअप हो जाती है और कंप्यूटर की ब्रेन प्रोसेस चालू हो जाती है। तो इनकमिंग जो यूडीएम जो है वो अंदर आया इनकमिंग इम्पल्स के साथ में, फिर ये आइडेंटिकल मेमोरी के बाहर आई वगैरह जो प्रोसेस थिंकिंग की होती है, तब ये जो है वो थोड़ी उसकी जो है वो उसके जो सेट्स जो थे वो जो पहले जो फ्री थे उससे अभी वो उसके अंदर अलग अलग प्रकार के ये बनना चालू हो गए। सेज पतंजलि यूजेस स्पेशल डिस्क्रिप्टिव टर्म माइंड स्टफ विच इज द कंटिन्यूटेड स्टेट ऑफ यूनिवर्सल डिवाइन माइंड एज सेल्फ माइंड इन एन इंडिविजुअल एनग्रोस्ड इन ब्रेन प्रोसेस। तो ये जो महर्षि पतंजलि ने ये प्रोसेस के लिए एक शब्द यूज किया माइंड स्टफ। तो जो माइंड जो है यूनिवर्सल डिवाइन माइंड अंदर आता है, और जब ये थिंकिंग की प्रोसेस के साथ में वो लिप्त हो जाता है, वो एनग्रोस हो जाता है, तब वो थोड़ा कंटेमिनेट हो जाता है, वो थोड़ा प्रदूषित हो जाता है, और वो प्रदूषित की होने की स्थिति के अंदर विचार के रूप में बाहर निकल जाता है। तो वो जो बाहर आता है वो बाद में माइंड स्टफ है। पहले तो प्योर माइंड अंदर आया था, अब माइंड स्टफ के रूप में वो चीज बाहर आई। अब यहाँ महामुद्रा जो है उसका कुछ वर्णन करते हैं। आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना ही है, तो थोड़ा जल्दी से हम पढ़ लेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। इन महामुद्रा इट इज रिटन इन स्पेस शेप्स एंड कलर्स फॉर्म। तो यहाँ आकाश के अंदर क्या है कि आकार और रंग बनते रहते हैं, बट नेदर बाय ब्लैक और वाइट इज स्पेस टिंज। और ये जो है वो आकाश के अंदर कलर और ये तो है रंग कलर वगैरह है, पर वो उससे कुछ वो टिंज नहीं होते, मतलब इससे वो रंगीत नहीं हो जाता। आकाश का अपना एक अस्तित्व है, चाहे उसके अंदर और कलर आए ना आए, मतलब ब्लैक वाइट वो सब उसके शेडोज के रूप में, या कुछ किरणों की जो वो ये होते हैं डाइवर्ट हो जाते हैं। तो एक जैसे कि हम देखते हैं एक मेघधनुष बनता है, तो ये सब किरण जब इस तरह होते हैं, या फिर बादल की स्थिति होती है, ये वगैरह वगैरह में ये थोड़ा ये ऐसा लगता है, पर वो अपने आप में तो वो जो है वो रंजित किसी से भी रंगित नहीं होता है, उसके ऊपर कलर नहीं चढ़ सकता। आकाश आकाश ही है। फ्रॉम द सेल्फ माइंड ऑल थिंग इमर्ज द माइंड बाय वर्च्यूज एंड बाय वाइसिस इज नॉट स्टेन। तो इसी तरह जो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड जो है उसके अंदर से जो सेल्फ माइंड बनता है, और उसके अंदर वर्च्यू और वाइस जो है वो सब जो आता है, पर वो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उसे स्टेन नहीं होता है, मतलब गंदा है या वो धब्बा जैसा उसको यूनिवर्सल डिवाइन माइंड जो है वो अपने आप में ही ऐसा ही रहता है। सेल्फ माइंड बनता है तो उसके अंदर ये स्टेन आ जाता है। डू नॉट विथ बॉडी बट रिलैक्स। तो अभी बॉडी को इस तरह रखो कि
रिलैक्स रखो बॉडी के अंदर कोई जात का टेंशन, क्योंकि वो आगे फिर वो एक जो प्रक्रिया हमने देखी थी वो बताते हैं किस तरह रिलैक्स होके क्या करना है। तो बॉडी को पहली बात ये है कि इसको रिलैक्स रखना है। शट फर्म द माउथ एंड साइलेंट रिमेन लाइक ए होलो बैम्बू। अब जो हमारा जो है मुख को बंद कर देना है, दिमाग को एकदम शांत कर देना है, बॉडी को रिलैक्स कर देना है, और लाइक ए होलो बैम्बू रेस्ट एट ईज योर बॉडी। तो जैसे एक बाम्बू कैसे पड़ा होता है एकदम आराम से, इसी तरह हमारे बॉडी को एकदम आराम से रखना है। आप अपना जो इजी चेयर है उसके ऊपर भी बैठ के इस तरह का एकदम आराम का पोस्चर बना सकते हैं, या बेड के ऊपर सीधा लेट के भी इस तरह का एक आराम का पोस्चर बना सकते हैं जिसमें मुंह बंद है, दिमाग में विचार नहीं चल रहा है, एकदम शांत है, इस तरह की स्थिति। गिविंग नॉट टेकिंग, पुट योर माइंड एट रेस्ट। कुछ लेना नहीं है, कुछ देना है, खाली माइंड को शांत स्थिति के अंदर रखो। सीज ऑल एक्टिविटी, लेट थॉट्स राइज एंड फॉल एज दे विल लाइक द ओशन वेव्स। तो जो सब कुछ अंदर ब्रेन के अंदर एक्टिविटी चल रही है उसको एक बार अटका देना है, और विचार जिस तरह आते हैं और जाते हैं तो उसको हमें किस तरह देखना है कि भाई एक ओशन के अंदर, समंदर के अंदर लहर आती है और बिछड़ जाती है, आती है बिछड़ जाती है। इस तरह हमारे अंदर भी विचार आते हैं और बिछड़ जाते हैं, तो उसको हमें इस तरह देखना है जिस तरह वेव्स आते हैं, इस तरह। इफ विदाउट एफर्ट यू रिमेन लूजली इन द नेचुरल स्टेट, soon महामुद्रा यू विल विन एंड अटेन द नॉन अटेनमेंट। तो यहाँ एक जो है एक एफर्टलेसनेस की स्थिति, विदाउट एफर्ट की स्थिति इसके अंदर आनी चाहिए, हमारी प्राकृतिक अवस्था के अंदर आनी चाहिए। और उसके द्वारा हम क्या करेंगे कि जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति कर लेंगे। तो अप्राप्य तो आत्मा तत्व ही है, हमारा हमने अभी प्राप्त नहीं किया हुआ है, फिर भी है, फिर भी वो अप्राप्य है, तो उसको हम फिर प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। Whoever cling to self mind sees not the truth of what is beyond the mind। अब जो व्यक्ति जो है सेल्फ माइंड के साथ चिपक जाता है, वो माइंड के परे की चीज क्या है, जो सत्य क्या है, उसको वो देख नहीं सकता है। एंड स्टेयर नेकेड, तो ये जो है वो थिंकिंग की प्रोसेस के अंदर अगर चिपक जाता है हमारा सेल्फ माइंड, तो फिर इस तरह की स्थिति बनती है। स्टेइंग थस इन द अनबोर्न ड्रीम, तो पहले भी देखा है अनबोर्न ड्रीम जो अजन्मा अनादि क्षेत्र है उसके अंदर हमें रहना है, मतलब कि यूडीएम की जो स्थिति है उस स्थिति के अंदर हमें रहना है। तो ये जो 3B की स्थिति है जहाँ जिसके अंदर सेल्फ माइंड नहीं रहता है, खाली यूडीएम ही हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम का कब्जा ले लेता है, इसी स्थिति के अंदर ये रहना है, वो अनबोर्न ड्रीम है। ऑल अपीयरेंस विल डिसॉल्व, जो कुछ दिखाई देता है, जो आभास है, वो सब डिसॉल्व हो जाएगा, वो पिघल जाएगा। द सुप्रीम अंडरटेकिंग ट्रांसेंड्स ऑल दिस एंड दैट, तो जो भी कुछ है, ये है, वो है, जो कुछ है, वो जो सुप्रीम अंडरटेकिंग, मतलब जो ये जो परम अवस्था है, वो उसको वो फिर ट्रांसेंड कर देगी, मतलब ये स्थिति से ऊपर निकल जाएगी। ये वो जो मतलब कि ये द्वैत की स्थिति है, दिस एंड दैट वाली स्थिति है, उससे पार की स्थिति जो है वो सुप्रीम अंडरटेकिंग की है, परम अवस्था वो है, तो ये चीज को पार कर जाएगी। What is Mahamudra? It is a teaching that leads to the realization of the primordial mind, that is the universal divine mind, or the Dharmakaya, and to know and experience wideness, nothingness। तो महामुद्रा क्या है कि जो प्रीमोडियल माइंड है या यूनिवर्सल डिवाइन माइंड कहते हैं, जो आदि मन या हमारा जो चित्ती या यूनिवर्सल डिवाइन माइंड है, या उसको दूसरे भाषा में धर्मकाया भी कहते हैं। तो ये शब्द जो है ये बौद्धिज्म से आया है। बौद्धिज्म के अंदर 3 प्रकार की काया बताते हैं, निर्माण काया, संभोग काया और धर्म काया। तो ये धर्म काया जो है ये यूडीएम की स्थिति है,
और उसका एक्सपीरियंस करना कि जो कौन सी स्थिति एक्सपीरियंस के अंदर, वॉइडनेस, नथिंगनेस की। तो शून्यता जो है, खालीपन है, वो ये यूडीएम की स्थिति है, जहाँ अगर ये बनता है, ये चीज़ हमारे अंदर आता है यूडीएम इस तरह, तो हम शून्यता की, खालीपन की स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो लेट द माइंड यूडीएम रिमेन इन इट्स नेचुरल स्टेट। तो इसको जो है, ये यूडीएम जो है, उसको उसके नेचुरल स्टेट में ही रहने देना है। जब हमारे अंदर आता है ये यूडीएम, तो वो थिंकिंग प्रोसेस में उसको नहीं ले जाना है, उसका वो यूडीएम के रूप में ही उसको हमारे अंदर रखना है। इफ टू दिस माइंड वन एड और सब्ट्रैक्ट्स एनीथिंग, इट इज नॉट देन यूनिवर्सल डिवाइन माइंड, फॉर इट इज देन द सेल्फ माइंड एंड इज कॉल्ड द सो कॉल्ड माइंड ऑब्जेक्ट। अब ये जो आया अंदर, उसके अंदर कुछ भी ऐड किया या कम किया, उसके अंदर कुछ बढ़ाया घटाया, तो मतलब कि एक कोई और प्रक्रिया हो गई। अगर कोई भी प्रक्रिया में फिर हमारा माइंड सम्मिलित होता है, तो यो यूडीएम जो उसका ओरिजिनल स्वरूप है वो नहीं रहता है, फिर वो सेल्फ माइंड हो जाएगा, या फिर माइंड ऑब्जेक्ट जो चित्त का विषय है वो विषय बन जाएगा। मतलब कि विचार विहीन अवस्था के अंदर जब व्यक्ति रहती है, जहाँ सेल्फ माइंड नहीं है, थिंकिंग प्रोसेस नहीं है, वो स्थिति जो है वो नेचुरल स्टेट ऑफ यूडीएम उसको कहते हैं। देयरफॉर एज लॉन्ग एज यू कैन कीप योर सेल्फ अवेयरनेस रादर वेकफुलनेस, नो मैटर व्हाट यू डू, वन स्टिल प्रैक्टिसेस महामुद्रा। दिस इज पॉसिबल इन 3B। तो ये अगर आप आपके अवेयरनेस, क्योंकि यूडीएम अभी आपके अंदर आया है, तो यूडीएम प्योर अवेयरनेस ही है, तो ये अवेयरनेस की स्थिति है, एक वेकफुलनेस की स्थिति है, जागृति की स्थिति है। और आप फिर क्या करते हैं नहीं करते हैं उसका कोई महत्व नहीं है। आप शायद कुछ करो भी तो भी उससे वो स्थिति को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अंदर एक अवेयरनेस की स्थिति बन गई है, वो स्थिति बरकरार रहती है, और यही 3B का स्टेज है। We have talked about the natural state of mind. We have discussed about the exercise of looking inside the head, arms, legs, body as if it is all totally hollow. I hope you practice all the experiences with all seriousness, for then only you will achieve result. तो ये क्या क्या उन्होंने, हमने ये पेपर में देखा, ये सब यहाँ कुछ बता दिया। और कहते हैं कि ये जो होलो जैसे बाम्बू की तरह हमारा बॉडी है, उसकी जो प्रैक्टिस है वो अगर आप सीरियसली करेंगे तो आप कुछ रिजल्ट पा सकेंगे। महामुद्रा प्रैक्टिस इज अवेयरनेस और वेकफुलनेस। महामुद्रा की प्रैक्टिस क्या है कि प्रैक्टिस ऑफ अवेयरनेस और वेकफुलनेस विदाउट कंटेंट, जिसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, कोई विषय वस्तु नहीं है, ऐसी जो अवेयरनेस की स्थिति है वो महामुद्रा है। तो कई लोग क्या है कि अवेयरनेस को लाने के लिए श्वास के ऊपर ध्यान देते हैं, श्वास को देखो और अवेयरनेस को आने दो। तो इस प्रकार की कोई भी प्रैक्टिस जो है अगर करते हैं तो वो ये स्थिति नहीं है, उसके अंदर कोई विदाउट कंटेंट। महामुद्रा तो तब बनती है कि जिसके अंदर कोई कंटेंट ही नहीं है, ऐसी स्थिति अवेयरनेस की अगर है तो वो महामुद्रा है। यूनिवर्सल डिवाइन माइंड इज ए वेकफुलनेस बाय इटसेल्फ, एंड इन दैट स्टेट इट इज ऑल नोइंग एंड ऑल वाइज। तो ये यूनिवर्सल डिवाइन माइंड कैसी स्थिति है कि एक वेकफुलनेस, एक जागृति की एक स्थिति है कि जिसके अंदर उसकी जो वो सर्वज्ञता और उसके जो उसकी समझ है वो स्थिति बरकरार रहती है। ऐसी स्थिति जो है वो यूडीएम की स्थिति है। विजडम एंड लाइट आर सिनोनिमस। तो जो शानपन है, विजडम है, और लाइट, प्रकाश, दोनों एक रूप है, सिनोनिमस है। इट देन शाइन्स विथ ग्रेट रेडिएशन एंड teaches instantaneously by picture the individual concerned। तो ये जो विजडम और लाइट जो है वो हमारे अंदर इस तरह की एक जब ये स्थिति आती है अंदर, जब यूडीएम आता है
तो वो व्यक्ति के अंदर एक रेडिएट होती है, वो साइन जैसे एक प्रकाशित स्थिति कैसे अंदर बनती है, इस तरह की स्थिति अंदर बनती है और वो व्यक्ति के अंदर तुरंत ही उस प्रकार की चीज की समझ आती है। व्यक्ति एक चीज को देखता है तो वो चीज को देखता है कि उस दौरान इमीडिएटली उसके अंदर एक ये चीज आ जाती है, उसके बारे में जो जो चीज जाननी जरूरी है वो सारी चीज वो समझ पाता है। जैसे एक व्यक्ति ने एक पेड़ को देखा तो उसके कोई थिंकिंग प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है, वो पेड़ को देखेगा और इमीडिएटली उसके अंदर एक समझ आ जाएगी कि ये क्या है, उसके अंदर इसका पूरा इवन इतिहास, इसकी हिस्ट्री भी उसके समझ में आ जाएगी। वो कब होता है कि जब ये यूडीएम अंदर होता है तब। दिस इज द 3B स्टेज, neither incoming impulses nor the identical memory patterns mingle with the universal divine mind in 3B stage and brain computer processes do not take place। अब ये 3B की स्टेज के अंदर कहते हैं कि यहाँ उसके अंदर ना इनकमिंग इम्पल्स आता है, ना आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न की जरूरत पड़ती है, वो उसके साथ जुड़ती है। और जो स्थिति जो है ये इस तरह की जो है जहाँ ब्रेन प्रोसेस नहीं है, इस प्रकार की स्थिति है, वो यूनिवर्सल डिवाइन की स्थिति, वो 3B की स्थिति है। Sage Patanjali describes this stage as free from brain computer processes as under। तो ये जो पतंजलि महर्षि उसको कहते हैं कि ये कंप्यूटर प्रोसेस से फ्री है, जो ब्रेन का आगे का हिस्सा पीछे का हिस्सा जो घूमता रहता है, काम करता है, उससे ये फ्री है। तो यहाँ थोड़ा पेज बाकी है, मैं पढ़ लेता हूँ। किसी को कोई जल्दी है तो जा सकते हैं, पर मैं सोचता हूँ कि इसको ख़त्म कर दें आज, तो नेक्स्ट टाइम फिर 24th मीटिंग के ऊपर जा सकता हूँ। तो मैं पढ़ लेता हूँ, जिसको कोई जल्दी है तो जा सकते हैं। सेज पतंजलि इन योग सूत्र एक्सप्लेन्स व्हाट इज इनकरेक्ट थिंकिंग, व्हाट इज करेक्ट थिंकिंग, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ करेक्ट थिंकिंग, what are the obstacles to correct thinking, and what is logical thinking। That is, he leads the reader step by step from stage diagram 1 to 2 to 3A, and then describe the 3B diagram stage, which is free from all brain computer processes and free from factors like incoming impulses and identical memory patterns। In short, the universal divine mind, when it is in its natural state, is described in book 1 as under। तो ये सारी चीज़ जो है वो महर्षि पतंजलि ने क्या क्या बताया है, ये यहाँ ऊपर कहते हैं कि भाई सही और सच्ची विचार प्रक्रिया क्या है, गलत क्या है, वो किस तरह हो सकती है, उसके अंदर क्या क्या ऑब्स्टिकल अंतराय आ सकते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने डायग्राम के अंदर बताया है। और हम जानते हैं डायग्राम 1, 2 और 3A, ये 30 प्रकार के डायग्राम के अंदर ये सारी चीज़ें थिंकिंग प्रोसेस, क्योंकि 3B के अंदर तो फिर थिंकिंग प्रोसेस ही नहीं है, तो 3B के अंदर ये चीज़ बनती नहीं है। तो ये सारी चीज़ महर्षि पतंजलि ने बताया ही है। और उसके लिए यहाँ जो सूत्र है वो यहाँ 3-4 सूत्र यहाँ बताते हैं। When the yogi reaches the super contemplation state, he acquires the pure spiritual realization through the balance, quiet of the चित्ती माइंड stuff। तो क्या कहते हैं कि योगी जब ध्यान की अवस्था में, परम ध्यान की अवस्था में, कंटेम्पलेशन मतलब ध्यान समाधि की अवस्था, वो स्टेट के अंदर रहता है, जब वो इस स्थिति में होता है, तब वो क्या होता है कि वो उस स्थिति के अंदर वो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन एक्वायर करता है। स्पिरिचुअल रियलाइजेशन मतलब एक आध्यात्मिक साक्षात उसके अंदर होता है। और उस समय उसका जो है वो चित्त जो है वो एक शांत स्थिति के अंदर और बैलेंस स्थिति के अंदर होता है। तो चित्त की शांत और बैलेंस स्थिति के अंदर उसको आध्यात्मिक साक्षात्कार होता है।
और वो चीज़ जो है वो परम ध्यान की अवस्था होती है। ये पहला सूत्र है। दूसरा में है, His particular perception is unique and reveals that which the rational mind using testimony, inference and deduction cannot reveal. अब उसका जो परसेप्शन है, उसका देखने की जो नज़रिया है, उसका ढंग जो है, वो जो देखता है किस तरह चीज़ों को, वो एकदम यूनिक होता है। और उससे जो प्रकट होता है, वो जो रैशनल माइंड हमारा ये जो ब्रेन है, जो कंप्यूटर ब्रेन है, वो जो चीज़ प्रकट नहीं कर सकता, वो चीज़ उसके परसेप्शन में आती है। और टेस्टिमनी, इन्फ्रेंस एंड डिडक्शन का मतलब प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये योग सूत्र के शब्द है। तो ये प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम जो है वो लेफ्ट ब्रेन यूज करते हैं। तो ये ब्रेन की स्थिति नहीं है, उसके ऊपर की जो स्थिति है वो यहाँ स्थिति का बात की है। इट इज हॉस्टाइल टू और सुपरसीड्स ऑल अदर प्रीवियस इम्प्रेशन। अब जब ये स्थिति बनती है तो आगे के जो अलग अलग जो इम्प्रेशंस है, जो संस्कार है, वो सब वहाँ सस्पेंडेड हो जाते हैं, प्रतिबंधित हो जाते हैं, या ये जो है उससे विपरीत होता है, तो उसके अलग रूप से संस्कार बनते हैं। ये जो पुराने संस्कार है वो नहीं रहा रहता है, ये ध्यान की अवस्था जो है, परम ध्यान की अवस्था के अंदर। When this stage of perception is itself superseded, that is when 3B stage is left behind and one reaches 3C stage, then is pure samadhi achieved. अब इससे भी आगे ये 3B की स्थिति जो थी, उससे भी आगे जब वो बनता है, तब उसका परसेप्शन जो है वो भी सुपरसीड हो जाता है, वो भी प्रतिबंधित हो जाता है, क्योंकि वहाँ जो है वो 3B की स्थिति के अंदर ये चीज़ बनती है। अब 3C के अंदर जाएगा तो एक प्योर समाधि की अवस्था बनती है, वहाँ फिर कोई चीज़ नहीं होती है, वहाँ कोई इम्प्रेशन नहीं होती है। We have noted earlier that the incoming impulses and identical memory patterns have color, sound and vibrations, and this brings recognition. तो ये आगे की बात है कि उन्होंने ये बताया था कि इनकमिंग इम्पल्स और आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न दोनों बनते हैं, दोनों के अंदर, जैसे पहले ही मैंने बताया था कि कलर, साउंड और वाइब्रेशन दोनों के एक ही प्रकार के होने चाहिए दोनों के अंदर। तो ये चीज़ बनती है तब रिकग्नाइजेशन, माने कि पहचान बनती है। वो चीज़ जो है जिसको हम देखते हैं वो चीज़ की पहचान हो सकती है। बट द वेरी हाई वाइब्रेशंस ऑफ यूनिवर्सल डिवाइन माइंड बाय इटसेल्फ अनमिक्स्ड इज so high that radiation take place in registration area, and by pictures one learns and understand and recognition, that is the slow process of accumulating knowledge is not needed. अब ये सामान्य दो प्रक्रिया की यहाँ बात है। एक प्रक्रिया जो है वो इनकमिंग इम्पल्स आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न को मिलते हैं और विचार बनता है। अब दूसरी प्रक्रिया की जब यूनिवर्सल डिवाइन माइंड आता है अंदर, तब उसके इतने हाई वाइब्रेशंस इसके होते हैं कि वहाँ कोई ये प्रक्रिया नहीं बनती है, वहाँ डायरेक्ट एक परसेप्शन हो जाता है कि मतलब कि वो चीज़ को जो देखते हैं उसका वो तुरंत ही उसको नॉलेज आ जाता है। वहाँ ये स्लो प्रोसेस जो है, ज्ञान हम धीरे धीरे इकट्ठा करते हैं थिंकिंग की प्रोसेस के द्वारा, वो बिल्कुल नहीं होती है। ये 3B की स्थिति के अंदर वो डायरेक्ट परसेप्शन होता है। तो वहाँ एक रेडिएशन जो है वो इतने हाई उसके होते हैं कि रजिस्ट्रेशन एरिया में ये पिक्चर घटित ही नहीं होते, वहाँ से डायरेक्ट ही उसको जो परसीव करना है वो कर सकता है योगी। It means that for those few moments when the universal divine mind is in its natural state, one can learn anything, for one is in tune with the all-pervading universal divine mind and can know anything worth knowing in all the three universes भू भुव स्व। तो कहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ आपको जानना है, कुछ सीखना है, कुछ चीज़ जो एकदम ऐसी चीज़ है कि यहाँ मानो कि कोई पृथ्वी पर कोई चीज़ कोई सिखा ही नहीं सकता है, ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कोई ज्ञान आपको चाहिए, तो कौन सिखाएगा? तो ये UDM आपको सिखा सकती है। तो अगर UDM के साथ में आप ट्यूनिंग कर लेते हैं, UDM की स्थिति के अंदर आपका जो
अंदर की स्थिति यूडीएम जैसी अंदर बन जाए, उसके साथ ट्यूनिंग होती है, तो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड के अंदर तो ये तो ऑल परवेडिंग एंड ऑल नोइंग है। तो जो भी ज्ञान आपको चाहिए वो किसी भ्रू भुव समान स्व तक का कोई ज्ञान चाहिए कि भाई स्वर्ग लोक कैसा है, कहते हैं कि भाई उसमें अप्सरा है, देव है, देवता है, देवियाँ है, तो क्या ऐसा होता है क्या? तो वो परसीव कर सकता है इस तरह यूडीएम द्वारा और डायरेक्टली वो नॉलेज प्राप्त कर सकता है कि जो हमारे अंदर जो बताया है तो सचमुच में ऐसा है कि नहीं। और तावरिया जी ने जो पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ लिखा है तो इस तरह उसका परसेप्शन है, इसलिए इसके अंदर एकदम क्लैरिटी है। इसलिए ना कोई सो कॉल स्वर्ग और न नरक, न पाप, न पुण्य, इन सबसे परे की जो क्या स्थिति है वो चीज़ का उन्होंने ये बताया है। तो ये परसेप्शन योगी के अंदर जब यूडीएम या फिर वो 3B के स्टेज में होता है तब इस तरह का वो नॉलेज पा सकता है। द नॉइस ऑफ द रजिस्ट्रेशन एरिया एंड सेक्शन 3A 3B या 2A 2B इज नो मोर, एंड इन दिस साइलेंस विद इन ए ट्रांसफॉर्मेशन स्लोली टेक्स प्लेस, and one day suddenly it takes a firm grip as if the whole being is enveloped in pale gold colored fire with faint red out line। अब यहाँ एक स्थिति में क्या होता है इसका वर्णन करते हैं। नॉर्मली ऐसा वर्णन हमें जानना समझना नहीं मिलता है, पर ये कहते हैं कि जब ये यूडीएम की ऐसी इस तरह की स्थिति अंदर बनती है तब कोई रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर कोई नॉइस, कहाँ कि वहाँ की कोई प्रोसेस ही नहीं है। अभी ये सब कंप्यूटर शांत हो गए, शटडाउन इसका हो गया है, अभी कोई कंप्यूटर काम ही नहीं चल रहा है, तो ये कोई वहाँ कोई आवाज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ऐसी जो स्थिति है वो सेक्शन पीछे वाली जो है सेक्शन 2A 2B की, मतलब मेमोरी पैटर्न वाली, वो भी वहाँ भी साइलेंस हो जाता है, कुछ नहीं होता है। और जब ये होता है तो अंदर का जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, व्यक्ति के अंदर आमूल परिवर्तन उसके अंदर चालू हो जाता है, उसका चित्त, उसके संस्कार, वो सब के अंदर एक परिवर्तन धीरे धीरे करके आना चालू हो जाता है। और फिर एक दिन इसके ऊपर उसकी पूरी ग्रिप आ जाती है, वो उसके ऊपर वो फर्म ग्रिप उसके ऊपर आ जाती है कि ये जो 3B की स्थिति को किस तरह मेंटेन किया जाए। और उस समय क्या है कि अगर मानो कि कोई योगी ध्यान में बैठा है तो वो क्या एक्सपीरियंस कर सकता है, उसका जैसे कि उसका पूरा शरीर जो है, उसका बीइंग, मतलब शरीर वगैरह जो कुछ है वो एक गोल्ड कलर की, एक सोनेरी कलर का जो अग्नि होता है, इसका कैसा कलर होता है, इस तरह की ये उसके अंदर इसके आजू बाजू इस तरह की, जैसे कि एक गोल्डन कलर का एक फायर जो है वो उसके शरीर के आजू बाजू लिपटा हुआ है, इस तरह वो अनुभव कर सकता है। और वो जो ये है गोल्डन जो कलर है उसके साथ में वो एक हल्का लाल प्रकार की लीटी या लाइन जो है वो आजू बाजू उसके बॉडी के इर्द गिर्द फैली हुई है, इस तरह का अनुभव। मतलब ये ध्यान में जाता है तो व्यक्ति के अंदर एक प्रकार के जो रेडिएशन आते हैं, तो ये एक रेडिएशन का फैलाव है, और वो रेडिएशन इस तरह के रेड के लाइन्स के अंदर या फिर गोल्डन कलर के उसके अंदर कुछ ये इस तरह का एक कुछ वो लाइन का अनुभव करता है कि मेरे शरीर के आजू बाजू इस तरह का कलरिंग है। ऐसा नहीं है कि ये कोई दूसरी व्यक्ति को दिखाई देता है, दूसरी व्यक्ति ये चीज़ देख नहीं सकती है। ये जो योगी है जो ध्यान में है वो खुद ही ये ऐसा एक्सपीरियंस कर सकता है कि इस तरह की उसके आजू बाजू में गोल्डन कलर की लाइट घूम रही है या ऐसा कुछ अनुभव। ये बहुत ऊंचा अनुभव है, उसकी हम शब्दों में बात भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ ये प्रकार की स्थिति की बात है। यहाँ पेपर ख़त्म होता है, तो यहाँ समाप्त करते हैं। आज आपका सबका ज़्यादा समय लिया है, पर ये ख़त्म करना ज़रूरी था। तो अभी नेक्स्ट वीक में फिर से मिलेंगे और नई जो मीटिंग है 24th मीटिंग वो पढ़ेंगे। तब के लिए रुकते हैं। धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू।